Hello everyone, welcome back to the audit classes. How are you all? I hope you're taking care of yourselves and I hope you're revising regularly what is being taught in the class. देखिए रेगुलर रिवीजन बहुत बहुत ज़रूरी है गाइज. मेरे साथ साथ रिवाइज करते रहोगे तो फटाफट से ऑडिट बहुत क्विकली कवर हो जाएगी. और हम डिस्कस कर रहे थे सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वो है कारो 2020. अब तक मैंने आपको 6 पॉइंट्स कारो के 7 पॉइंट्स कारो के करवा दिए हैं. टोटल वी हैव डिस्कस 7 पॉइंट्स ऑफ कारो. आज का जो हमारा लेक्चर है हम आगे बढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे फर्दर पॉइंट्स. तो तैयार हो जाइए, सेटल डाउन हो जाइए अपने नोट्स और नोटबुक्स लेकर, क्योंकि हम इन अनदर 1 सेकेंड वी आर स्टार्टिंग विद अनदर पॉइंट ऑफ कारो विच इज ऑलरेडी ऑन द स्क्रीन फॉर यू गाइज. एंड द पॉइंट इज द 8th पॉइंट विच टॉक्स अबाउट अनरिकॉर्डेड इनकम. ये पॉइंट है 8th पॉइंट अनरिकॉर्डेड इनकम का. और इसमें पता है क्या लिखा है? इसमें स्टैट्यूटरी ऑडिटर को उन ट्रांजैक्शंस के बारे में रिकॉर्ड करना है, उन ट्रांजैक्शंस के बारे में रिपोर्ट करना है विच आर नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स बट हैव बीन सरेंडर्ड और डिस्क्लोज्ड एज इनकम इन इनकम टैक्स एक्ट असेसमेंट. क्या ऑडिटर चेक करेगा कि कोई ऐसी इनकम तो नहीं है, कोई ऐसी इनकम तो नहीं है जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो नहीं आई थी, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट में डिस्क्लोज भी नहीं करी थी, लेकिन पकड़े गए बॉस. कुछ असेसमेंट हुआ और असेसमेंट्स में कोई इनकम सामने आई. इट वॉज अनरिकॉर्डेड. हमने प्लानिंग पूरी कर ली थी टैक्स को इवेड करने के लिए, लेकिन असेसमेंट में वो अनरिकॉर्डेड इनकम, क्या वर्ड यूज करेंगे? सरेंडर कर दी, डिस्क्लोज कर दी. तो ऐसी इनकम जो पहले तो बुक्स में नहीं आई, लेकिन क्योंकि असेसमेंट के बाद पता चल गई तो डिस्क्लोज करी, तो ऑडिटर रिपोर्ट करेगा कि ऐसी इनकम का एडिक्वेट डिस्क्लोजर अब हमने वापस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कर दिया है या नहीं. पहले इवेट करने की कोशिश करी, चोरी करी, कोई बात नहीं, फिर इनकम टैक्स का असेसमेंट आया तब पकड़ी गई. तो भाई जो पकड़ी गई इनकम उसका वापस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डिस्क्लोजर करा या नहीं करा? तो यही लिखा है, if it was previously unrecorded income, if it was previously unrecorded income, has it been properly recorded now in the books of accounts or not? So this is a very छोटा point but it is very fruitful. इस point में basically discussion किस पर हो रहा है? Unrecorded income, जो once upon a time तो unrecorded थी, किसमें? In books of accounts. but क्या हुआ? but it was surrendered. किसमें? सरेंडर्ड इन असेसमेंट. कौन सा असेसमेंट? ऑफ बाय असेसिंग ऑफिसर्स इन इनकम टैक्स एक्ट. बाद में पकड़ी गई और सामने आ गई ये इनकम. तो अब ऐसी इनकम को ऑडिटर चेक करेगा कि अब प्रॉपरली डिस्क्लोज करा है इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स और नॉट. सो दिस इज योर पॉइंट नंबर 8 विच टॉक्ड अबाउट व्हाट? पॉइंट नंबर 8 टॉक्ड अबाउट अनरिकॉर्डेड इनकम. अनरिकॉर्डेड इनकम के बारे में तुमने यहाँ पर सीखा. ऑडिटर को रिपोर्ट करना है इस पॉइंट में. मूविंग फॉरवर्ड विद द 9th पॉइंट. 9th पॉइंट टॉक्ड अबाउट डिफॉल्ट. क्या कंपनी ने, छोटा पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है, मस्त, एकदम मजेदार, अच्छे से सुनना, सुनोगे ना क्लियर हो जाएगा कि क्या कंपनी ने पूरे साल में ड्यूरिंग द ईयर किसी भी तरह का कोई भी डिफॉल्ट किया है? क्या कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर किसी भी तरह का डिफॉल्ट किया? क्या करने में? रीपेमेंट करने में. किसका? लोन्स का टू बैंक्स, गवर्नमेंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड डिबेंचर होल्डर्स. रिपीट कर रही हूँ, पॉइंट खत्म नहीं हुआ है गाइस, पॉइंट चालू हुआ है. क्या कंपनी हैज कमिटेड एनी डिफॉल्ट इन रीपेमेंट? डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल या डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट? क्या कंपनी ने पूरे साल में डिफॉल्ट किया है रीपेमेंट करने का? पॉइंट नंबर 9 में किसको? सिर्फ 4 जनों के यहाँ पे हमें डिस्क्लोज करना है. किसी बैंक को, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, किसी गवर्नमेंट को या अपने डिबेंचर होल्डर्स को. ओनली 4 जन. मैम आपको डिफॉल्ट दिया, नहीं लिखना है. मैम मुझको डिफॉल्ट दिया, नहीं लिखना. सिर्फ किसको डिफॉल्ट किया तो लिखना है इस पॉइंट में? बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट या डिबेंचर होल्डर्स. अगर ऐसा है तो क्या कंपनी ने
डिफॉल्ट किया है इन रीपेमेंट में, इफ यस तो हमें लिखना है पीरियड एंड अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट। किस फॉर्मेट में, नेचर ऑफ बोरोइंग्स, नेम ऑफ द लेंडर, अमाउंट नॉट पेड, प्रिंसिपल है या इंटरेस्ट है, डीले किया तो कितना, अनपेड है तो क्यों, एंड रिमार्क्स इफ एनी। इस प्रॉपर फॉर्मेट में हमें डिस्क्लोज करना है। क्या डिस्क्लोज करना है कि इन लोगों को मैंने डिफॉल्ट किया था रीपेमेंट में। अगर डिबेंचर होल्डर्स है तो सबका नाम लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कोई गवर्नमेंट चैनल है तो उनका नाम स्पेसिफाई करना पड़ेगा। नेचर ऑफ बोरोइंग, नेम, डिफॉल्ट, अमाउंट नॉट पेड, अमाउंट डिलेड, जो भी है वो आपको इस फॉर्मेट में रिपोर्ट करना है। नेक्स्ट पॉइंट टॉक्स अबाउट whether company is declared willful defaulter। क्या कंपनी एक willful defaulter है? What do you mean by willful defaulter? willful मतलब क्या होता है? इच्छा से। कंपनी के पास फंड्स पड़े थे फिर भी कंपनी ने पैसा नहीं दिया। क्या कंपनी ने अपनी इच्छा से डिफॉल्ट किया? कंपनी के पास फंड्स होने के बावजूद भी कंपनी ने क्यों नहीं पे किया? अगर है ऐसा चीज़ तो यहाँ पे हमें कमेंट करना है, यस या नो लिखना है। एक तो होता है कंपनी के पास एसेट्स ही नहीं है, कंपनी के पास कमाई नहीं है, कंपनी लॉसेस में है इसलिए नहीं चुका रही है। एक कंपनी कमा रही है, प्रॉफिट्स में है, सब अच्छा चल रहा है, फिर भी कंपनी नहीं दे रही है, दिस इज विलफुल। इच्छा अनुसार आपने डिफॉल्ट कर दिया। आप में कैपेबिलिटी थी पे करने की पर फिर भी आपने पे नहीं किया, दिस इज विलफुल डिफॉल्ट, राइट। सो द सेकेंड पॉइंट इज विलफुल डिफॉल्टर तो नहीं है कंपनी, रिपोर्ट करना है। नाउ द थर्ड पॉइंट सेज कि कंपनी ने टर्म लोन लिया था बट इट वॉज वेदर अप्लाइड फॉर द पर्पस फॉर विच इट वॉज टेकन। हमें यहाँ पर पता है क्या चेक करना है? एज एन ऑडिटर हम चेक करेंगे एंड यूज ऑफ मनी, कि जिस पर्पस से कंपनी ने लोन लिया था उसी पर्पस से खर्च करा या नहीं किया। अगर मैंने एजुकेशन लोन लिया है तो मैं एजुकेशन पे खर्च करूंगी, अगर मैंने कार लोन लिया है तो मैं कार लेने में खर्च करूंगी, अगर मैंने हाउसिंग लोन लिया है तो मैं घर बनाने में आई यूटिलाइज द अमाउंट। बट कंपनी ने लिया एक्स अमाउंट के एक्स पर्पस के लिए लोन लेकिन खर्च कर दिया वाई के लिए। हो सकता है कंपनी ने कोई शॉर्ट टर्म लोन लिया हो, लॉन्ग टर्म पे खर्च कर दिया, या लॉन्ग टर्म लोन लिया हो, शॉर्ट टर्म पे खर्च कर दिया, या एक्स पर्पस के लिए लोन लिया था, वाई पर्पस के लिए खर्च कर दिया हो। अगर ऐसा है, अगर कोई डाइवर्जन हुआ है तो हमें क्या रिपोर्ट करना है कि कितना अमाउंट डाइवर्ट किया एंड कहाँ डाइवर्ट किया। देखिए, whether the term loan were applied for the purpose for which were the loans were obtained, जिस पर्पस के लिए लोन लिया था क्या उसी पर्पस के लिए खर्च हुआ है, पहली चीज। इफ नॉट, अगर नहीं, द अमाउंट ऑफ लोन सो डाइवर्टेड, कहाँ पर हमने डाइवर्जन किया, लोन लेने का मकसद कुछ और था पर खर्च कहीं और कर दिया, वी हैव टू रिपोर्ट दैट। कहीं नेक्स्ट पॉइंट, शॉर्ट टर्म के लिए जो लिया हुआ पैसा था वो लॉन्ग टर्म के लिए तो काम नहीं ले लिया। अगर ऐसा है तो वी हैव टू डिस्क्लोज द नेचर एंड अमाउंट टू बी इंडिकेटेड, कि पैसा लिया था शॉर्ट टर्म के लिए लेकिन खर्च कर दिया लॉन्ग टर्म के लिए। समझ रहे, छोटी छोटी कमाई आ रही थी, छोटे छोटे खर्चे निपटाने थे, लेकिन कंपनी ने कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट, कोई लॉन्ग टर्म एक्सपेंस करके रख दिया। उसकी वजह से कंपनी को लिक्विडिटी, कैश लिक्विडिटी प्रॉब्लम आ गई। जेब में रुपया है नहीं, प्रॉपर्टी करोड़ों की पड़ी है, लेकिन अगर आपसे कोई रुपए मांगे 10,000 भी तो यू डोंट हैव, बिकॉज जैसे ही पैसा आता है शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, आप लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के लिए खर्च कर देते हो। देखिए, ये अच्छा है इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के लिए, लेकिन यू नो इफ यू डूइंग इन एक्सेस तो आप लिक्विडिटी क्रंचेस फेस करेंगे। तो कंपनी ने कहीं ऐसा तो नहीं किया है। उसके अलावा लास्ट पॉइंट जो आपको इस पॉइंट में रिपोर्ट करना है, वेदर कंपनी हैज रेज्ड लोन्स ड्यूरिंग द ईयर ऑन, अंडरलाइन कर दीजिए वर्ड प्लेज। क्या कंपनी ने अपनी शेयर्स को, अपने खुद के शेयर्स को नहीं, प्लेज ऑफ सिक्योरिटीज हेल्ड इन सब्सिडियरीज, जॉइंट वेंचर्स, एसोसिएट कंपनीज, जो दूसरी कंपनियों के शेयर में पैसा लगाया था, जैसे सब्सिडियरी कंपनी के शेयर्स खरीदे, एसोसिएट कंपनी के जो शेयर्स खरीदे थे, जॉइंट वेंचर्स के जो शेयर्स खरीदे थे, उनको गिरवी रखकर कोई लोन लिया है तो बस कुछ नहीं करना है, सिर्फ डिटेल्स देनी है कि हाँ ऐसा लोन लिया था, और अगर डिफॉल्ट किया है तो ही आपने को ये डिटेल्स बतानी है। तो देखिए, थोड़ा सा लेंदी पॉइंट है गाइज, लेकिन पॉइंट इतना डिफिकल्ट नहीं है। इस पॉइंट को अगर मैं थोड़ा सा और डिटेल्ड में लिख कर दूँ आपको, तो टोटल हमारे को इसमें 5 पॉइंट्स लर्न करने हैं।
सबसे पहला पॉइंट डिफॉल्ट इन रीपेमेंट के बारे में बताना है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट जिसमें हमें रिपोर्ट करना है। इसमें टोटल 5 चीज़ें हैं जिस पर हमें रिपोर्ट करनी है। तो पहला तो कंपनी ने क्या बैंक वैंक को डिफॉल्ट किया है ये। सेकेंड पॉइंट, क्या कंपनी एक डिक्लेयर्ड विलफुल डिफॉल्टर है क्या कंपनी ने जानबूझ के अपने पैसों को नहीं चुकाया एसेट्स होते हुए भी। तो दिस इज द विलफुल डिक्लेयर्ड विलफुल डिफॉल्टर। सी पॉइंट और डी पॉइंट लगभग सेम ट्रैक पर चल रहे हैं। क्या कंपनी ने पैसा जिस मकसद से लिया था, पर्पस ऑफ लोन टेकन, मैच्ड विथ अमाउंट स्पेंट, अमाउंट ऑफ लोन जो हमने लिया है वो स्पेंट पर मैच हो गया। इफ नो वी हैव टू रिपोर्ट। शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए जो पैसा लिया था क्या वो हमने लॉन्ग टर्म पे खर्च कर दिया क्या, ये रिपोर्ट करना है नेक्स्ट पॉइंट में। एंड क्या कंपनी ने कोई लोन लिया, लोन टेकन बाय कंपनी ऑन प्लेज ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ इट्स सब्सिडियरी कंपनी, एसोसिएट कंपनीज, जॉइंट वेंचर कंपनीज, अगर उसमें भी कोई डिफ़ॉल्ट किया है, कुछ गिरवी पड़ा है फिर भी डिफ़ॉल्ट चल रहा है, तो भी आपको रिपोर्ट करना है। क्योंकि ना इस पॉइंट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा कि डिफ़ॉल्ट नहीं किया तो किसी और के शेयर हो जाएंगे, तो हमारे स्टेटस पे क्वेश्चन मार्क लग सकता है। तो टोटल देखिए ये 5 पॉइंट्स है जिस पर हमें रिपोर्ट करना है। डिफ़ॉल्ट करा है, क्या विलफुल डिफ़ॉल्टर है, क्या एंड यूज ऑफ मनी चेक करेंगे, पर्पस जिस पर्पस के लिए लोन लिया उस पर खर्च किया या नहीं किया, शॉर्ट टर्म का पैसा लॉन्ग टर्म में खर्च कर दिया क्या, या लास्ट पॉइंट अगर शॉर्ट टर्म लोन टेकन ऑन प्लेज ऑफ सिक्योरिटीज तो कोई डिफ़ॉल्ट किया है क्या, तो उस डिफ़ॉल्ट के बारे में भी रिपोर्ट करना है। सो दिस इज योर 9th पॉइंट। मूविंग फॉरवर्ड विथ द 10th पॉइंट। So basically the 10th point talks about IPOs, FPOs, preferential allotments and private placement. पॉइंट पे रिपोर्ट करने का सिर्फ एक ही लाइन है गाइस कि कंपनी ने चाहे IPO से पैसा लिया हो या FPO से पैसा लिया हो, कंपनी ने चाहे प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किया हो शेयर्स का या प्राइवेट प्लेसमेंट किया हो शेयर्स का, अगर पैसा आया है तो क्या वो उसी पर्पस के लिए खर्च हुआ है जिस पर्पस से कंपनी ने पैसा लिया था। सी रिपोर्ट इतना सा ही करना है। The purpose for which was the loan was taken, क्या कंपनी उसी इंटेंशन उसी मकसद के साथ पैसा खर्च कर रही है, यही पॉइंट है, पढ़ के देख लीजिए। क्या पॉइंट है? The point name which are given is IPO, FPO, initial public offer, further public offer, टर्म लोन्स अगर लिए हैं, कुछ प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किया है शेयर्स का, कोई शेयर्स का प्राइवेट प्लेसमेंट किया है, तो जो भी पैसा कंपनी ने लिया है क्या करके, IPO, FPO करके, क्या उसे उसी पर्पस के लिए खर्च किया है जिस पर्पस का कहकर लिया गया था। अगर नहीं तो हमें बताना है क्यों नहीं, डिफ़ॉल्ट, डीले, सब्सिक्वेंट रेक्टिफिकेशन, एवरीथिंग हैज़ टू बी एक्सप्लेन्ड। वेरी सिंपल। क्या पॉइंट है गाइस? अगर कंपनी ने IPO या FPO या टर्म लोन्स, कंपनी दो ही तरीके से पैसे ले सकती है ना गाइस। कैसे? या तो ओन्ड फंड्स बाय इशू ऑफ शेयर्स, या टर्म लोन्स जिसे बोलते हैं बोरोड फंड्स। तो कंपनी ने पैसा या तो ओन्ड फंड से लिया या बोरोड फंड से लिया, बट क्या कंपनी ने, वेदर कंपनी हैज यूटिलाइज्ड द फंड फॉर द पर्पस, क्या पर्पस सही था जिस पर्पस से पैसा लिया गया था। वी हैव टू रिपोर्ट ऑन व्हाट कॉन्सेप्ट, अगेन वी हैव टू रिपोर्ट ऑन एंड यूज ऑफ मनी। पैसा उसी तरीके से उसी मकसद से खर्च हुआ था जिस पर्पस से लिया गया था। अगर हाँ तो ओके, अगर नहीं तो डिफ़ॉल्ट बताओ कहाँ खर्च किया, या एक बार कहीं और डाल दिया था लेकिन उसको बाद में सही कर दिया, इसको बोलते हैं सब्सिक्वेंट रेक्टिफिकेशन। या एक बार पैसा ले लिया बट एक बार रोक के रख दिया, बाद में उस पर्पस में डाला, तो डिफ़ॉल्ट है या डीले है या रेक्टिफिकेशन है। वी हैव टू कमेंट ओवर दिस। सो दिस इज योर 10th पॉइंट। 10th पॉइंट का फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया। सेकेंड पार्ट, क्या कंपनी ने पूरे ड्यूरिंग द ईयर कोई प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट या प्राइवेट प्लेसमेंट किया है? किसका? शेयर्स का या कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का? तो क्या सेक्शन 42 को कंप्लाई किया है?
सेक्शन 62 को कंप्लाई किया है या नहीं। एंड अगेन सेम थिंग, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट से भी जो पैसा आया भाई, प्राइवेट प्लेसमेंट से भी जो पैसा आया है वो उसी पर्पस के लिए खर्च किया है या नहीं किया है। इफ नॉट, हमें बताना है अमाउंट एंड नेचर, दैट्स इट। कंपनी ने गिने चुने लोगों को, मतलब अपने प्रेफरेंस के बेसिस पे अलॉटमेंट किया है या शेयर्स को प्राइवेटली प्लेस किया है, तो सेक्शन 42 कहता है मैक्सिमम कितने जनों को कर सकते हैं, 200। 200 से ज्यादा लोगों को प्राइवेट प्लेसमेंट तो नहीं कर दिया, 200 से ज्यादा लोगों को प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट तो नहीं दे दिया, क्योंकि जैसे ही 200 से ज्यादा इशू एक्सीड करता है, प्रोस्पेक्टस की जरूरत पड़ती है, फिर वो पब्लिक ऑफर बन जाता है। तो उन कंडीशंस को ध्यान रखते हुए पैसा लिया है या नहीं लिया, एंड पैसों को सही जगह पर यूटिलाइज किया या नहीं किया। दिस इज बेसिकली योर 10th point. Moving forward with the 11th point. 11th point talks about fraud. क्या ऑडिटर ने पूरे साल में कोई भी फ्रॉड होते हुए नोटिस किया है या रिपोर्ट किया है? किसने किया? किसी ने भी किया हो, ऑन कंपनी, बाय कंपनी। या तो कंपनी पर फ्रॉड हुआ है या कंपनी ने फ्रॉड किया है, या तो फ्रॉड को पकड़ लिया या पकड़ने वाला है, नोटिस कर लिया, नोटिस्ड और रिपोर्टेड। ऐसे फ्रॉड्स के बारे में यहाँ पर भी बताएंगे। देखिए सेक्शन 143 सबसेक्शन 12, कंपनी पर फ्रॉड हुआ है, कंपनी के एम्प्लॉयज ने किया है, 1 करोड़ से ज्यादा हुआ है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना है, उसके बारे में भी डिस्क्लोजर करना है। बट यहाँ पर एक ओपन एस्पेक्ट है, कंपनी पर हुआ है, कंपनी ने किया है, एम्प्लॉयज ने किया, क्रेडिटर्स ने किया, डेटर्स ने किया, इन्होंने किया, उन्होंने किया, जिसने भी किया, अगर कंपनी इन्वॉल्व है फ्रॉड में तो यहाँ पे रिपोर्ट करना है। फ्रॉड लिखा है साफ साफ, ऑन कंपनी, बाय कंपनी, नोटिस्ड और रिपोर्टेड ड्यूरिंग द ईयर। If yes, we have to disclose the nature and the amount. Nature and the amount. अगर सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 में कोई भी फ्रॉड ADT 4 के जरिए सेंट्रल गवर्नमेंट को बताया है तो उसका भी हमें क्या देना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। दिस इज योर 11th पॉइंट। हमने कहाँ से चालू किया था आज गाइज? आज के लेक्चर में वी स्टार्टेड विद 8th पॉइंट अनरिकॉर्डेड इनकम, देन 8th के बाद 9th पॉइंट डिफॉल्ट इन रीपेमेंट, फिर 10th पॉइंट IPO, FPO, टर्म लोन्स, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट्स, एंड 10th के बाद 11th पॉइंट विच इज फ्रॉड नोटिस्ड और रिपोर्टेड बाय ऑडिटर इन द कंपनी, ऑन कंपनी, बाय कंपनी, वॉट एवर द केसेस। हाँ, इस फ्रॉड वाले पॉइंट में एक और पॉइंट है, वेदर ऑडिटर हैज कंसिडर्ड विसल ब्लोअर कंप्लेन्स। विसल ब्लोअर कंपनीज क्या होती है? जो इंटरनल स्टाफ कंप्लेन करता है, कोई मतलब कंपनी के अंदर के लोग ही कंपनी के बारे में, कंपनी के लोगों के बारे में शिकायत कर रहे हैं, तो कंपनी ने उनको कैसे डील किया है, कंपनी ऑडिटर डिस्कस करेगा, एग्जामिन करेगा, बोर्ड को कम्युनिकेट करेगा, TCWG को कम्युनिकेट करेगा। अगर कंपनी में विसल ब्लोइंग मैकेनिज्म है तो उस तरीके से चीज़ों को सेटल किया जाएगा। तो दिस इज फ्रॉड रिपोर्टिंग। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द 12th पॉइंट, if we talk about the 12th point which is on Nidhi company, what do you mean by Nidhi company? Nidhi company is nothing but a mutual benefit company. एक दूसरे के फायदे के लिए बनी है, एक दूसरे को पैसा प्रोवाइड करने के लिए बनी है। तो ऑडिटर इसमें 3 पॉइंट्स के बारे में रिपोर्ट करेगा। निधि कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो चिट फंड के बेसिस पे काम करती है, मेंबर्स से लेती है, मेंबर्स को देती है। तो इसमें ऑडिटर 3 एस्पेक्ट्स पे रिपोर्ट करेगा। पहला, whether Nidhi company has complied with this ratio. Which ratio? Net owned fund upon deposit liability 1:20 मिनिमम होना जरूरी है। नेट ओन्ड फंड क्या होता है गाइस? कंपनी का खुद का पैसा प्लस जो दूसरों से डिपॉजिट लिया है वो 1:20 के रेशियो में होना ही चाहिए। तो ऑडिटर चेक करेगा पॉइंट नंबर 1, whether net owned funds upon deposit is in the ratio of 1:20 minimum. Second, क्या कंपनी में कुछ अनएनकम्बर्ड डिपॉजिट्स पड़ी है? अनएनकम्बर्ड मतलब फ्री फ्रॉम एनी चार्ज। ऐसा नहीं होना चाहिए कंपनी ने जितना पैसा मेंबर्स से लिया, लोन के रूप में लिया, सारे मेंबर्स को दे दिया। कुछ 10% अमाउंट कंपनी हमेशा फ्री रखेगी अपने पास। तो लिखा है देयर कंपनी इज मेंटेनिंग 10% अनएनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट्स। मतलब सेकेंड पॉइंट में हमें रिपोर्ट करना है कि टोटल कंपनी के पास जितने भी डिपॉजिट्स आए हैं उसका एटलीस्ट 10% कितना होना चाहिए?
unencumbered. What is unencumbered? Free of charge. कोई लियन नहीं, कोई जब्त नहीं, कोई प्लेज नहीं. And last, whether there has been any default in payment of interest or deposit. अगर कोई डिफॉल्ट किया है निधि कंपनी ने वापस पैसा चुकाने में तो उसकी डिटेल्स, पीरियड, अमाउंट बताया जाएगा. सो निधि कंपनी के टोटल 3 पॉइंट्स पे हमें रिपोर्ट करना है गाइस. निधि कंपनी के टोटल 3 पॉइंट्स पर हमें रिपोर्ट करना है. 1, 2 and 3. 1. Net owned funds upon deposits 1:20. Total deposits का 10% should be unencumbered deposits. And third, कंपनी ने कोई डिफॉल्ट तो नहीं किया to repay its deposits. बस ऑडिटर ये रिपोर्ट करेगा. Did you understand? This is about Nidhi Company. Now moving forward with the 13th point. 13th point का एक हल्का सा ग्लिम्स मैं आपको लास्ट लेक्चर में दे चुकी थी जब हमने 4th पॉइंट स्टडी किया था कि अगर कंपनी अपनी रिलेटेड पार्टी से याद करिए, बताया था मैंने आपको, किसी भी तरह का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी अरेंजमेंट करती है, अगर कंपनी अपने रिलेटेड पार्टी से कोई भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट देती है या लेती है, कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट, तो सेक्शन 177 सेक्शन 188 कंप्लाई होना ज़रूरी है. 177 ऑडिट कमेटी की अप्रूवल, 188 स्पेशल रेजोल्यूशन, राइट, दोनों चाहिए. लिखा है वेदर ऑल ट्रांजैक्शंस विथ रिलेटेड पार्टीज आर इन कंप्लायंस विथ विच सेक्शंस गाइस? 177, 188. क्या उसे प्रॉपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है? ES 18 के हिसाब से आपने डिस्क्लोज करा है या नहीं करा है जो भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन. कंपनी एक्ट बिल्कुल मना नहीं करती कि रिश्तेदारों से कॉन्ट्रैक्ट मत करो. कंपनी एक्ट कहती है करो, जितना मर्जी है रिश्तेदारों से कॉन्ट्रैक्ट करो, बट डिस्क्लोज कर दो, रजिस्टर ऑफ रिलेटेड पार्टीज में डिस्क्लोज कर दो, ES 18 के हिसाब से डिस्क्लोज कर दो, आर्म्स लेंथ पे किया है डिस्क्लोज कर दो, नॉट एट आर्म्स लेंथ किया है डिस्क्लोज कर दो, 177 में ऑडिट कमेटी से पूछ के कर लो, 188 में SR पास करके कर लो, बट जो भी कर रहे हो बता दो. तो वेदर related parties contracts and arrangements done by the company has been as per section 177 188 of the act, right? And the 14th point is all about internal audit system. क्या कंपनी में adequate internal audit system है? क्या कंपनी में एडिक्वेट इंटरनल ऑडिट सिस्टम है एज पर द साइज एंड नेचर ऑफ द बिजनेस? देखिए, हर कंपनी में इंटरनल ऑडिट सिस्टम होना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर है तो क्या इंटरनल ऑडिट सिस्टम इज एज पर द साइज ऑफ द कंपनी, एज पर द नेचर ऑफ बिजनेस? अब कंपनी का हीरो पन्नों में, सोना चांदी में बिजनेस है, तो इंटरनल कंट्रोल्स कितना इंपॉर्टेंट है, इंटरनल ऑडिट सिस्टम कितना इंपॉर्टेंट है, तो है या नहीं है? और क्या इंटरनल ऑडिटर्स की जो रिपोर्ट्स है, क्या वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर कंसिडर कर रहा है अपनी फाइनल ऑडिट रिपोर्ट बनाने में? देखिए, इंटरनल कंट्रोल्स की जो रिपोर्ट इंटरनल ऑडिटर ड्रॉ कर रहा है कैन बी यूज्ड एज एन ऑडिट एविडेंस कि मेन हम जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे कमेंट करते हैं उससे पहले हम ऑडिट प्रोसीजर्स कैरी करते हैं. तो कंप्लायंस प्रोसीजर में जब हम इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स चेक करते हैं तो ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर से भी बातचीत कर सकता है, सबूत इकट्ठे कर सकता है कि तुझे भाई इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स कैसे लगे ऑर्गेनाइजेशन में, रिपोर्ट कर. तो क्या इंटरनल ऑडिट सिस्टम है या नहीं कंपनी में? क्या साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से है या नहीं? एंड लास्टली, क्या स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट ऑडिटर इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट को कंसिडर कर रहा है या नहीं कर रहा? और इसका पूरा एक ऐसे है जो हम पढ़ेंगे, पता है कौन सा ऐसे है वो? ऐसे 610 using the work of internal auditors. So guys, in this lecture we are to discuss with the 14 points. अभी तक हमने 14 points total discuss कर लिए हैं. आज का हमारा जो lecture चालू हुआ था it started with I think 8 points. तो आज हमने कितने points discuss कर लिए guys? एक बार लिख लेते हैं फटाफट से. तो आज हमने total कितने points discuss कर लिए? 8, 9, 10, 11, 12, 13 and 14 पॉइंट्स डिस्कस कर लिए.
तो सबसे पहले जब हमने चालू किया था 8 पॉइंट हमने जो डिस्कस किया था वो कौन सा था? इट वॉज ऑन अनरिकॉर्डेड इनकम नाउ सरेंडर्ड। फिर हमने डिस्कस किया था डिफॉल्ट इन रीपेमेंट, जिसके टोटल 5 सब पॉइंट्स थे। डिफॉल्ट इन रीपेमेंट। फिर हमने डिस्कस किया था आईपीओ, एफपीओ, टर्म लोन्स, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट वाले पॉइंट्स, राइट। कि अगर कंपनी ने आईपीओ, एफपीओ, टर्म लोन से पैसा लिया है या प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट किया है तो सेक्शन 42, 62 कंप्लाई किया या नहीं किया, ये हमने कर लिया था। नेक्स्ट पॉइंट, फ्रॉड्स नोटिस्ड रिपोर्टेड बाय ऑडिटर। इसमें हमें सेक्शन 143 वाले फ्रॉड्स पे भी कमेंटिंग करनी है, ये हमने डिस्कस किया। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था ऑन निधि कंपनी। निधि कंपनी में हमने 3 पॉइंट्स पे रिपोर्ट किया था। एक तो 1:20 वाला पॉइंट, एक 10% अनएनकम्बर्ड वाला पॉइंट, और कोई डिफॉल्ट तो नहीं है। निधि कंपनी के बाद हमने 2 और पॉइंट्स कवर कर लिए थे गाइस। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट अगर कंपनी ने किया है विथ रिलेटेड पार्टीज अंडर सेक्शन 188, 177, डन और नॉट। एंड द लास्ट पॉइंट वी एंडेड अप टुडे इज इंटरनल ऑडिट सिस्टम साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से है या नहीं है, प्लस इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट क्या स्टैट्यूटरी ऑडिटर काम में कंसिडर कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आज के इस लेक्चर में टोटल हमने ये 7 पॉइंट्स डिस्कस कर लिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में जिसमें हम फर्दर डिस्कस करेंगे कारो के आगे वाले पॉइंट्स। लेकिन आई होप आपको अब तक सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। प्लीज़ 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 रिवाइज करिएगा। अब हमारे टोटल 14 पॉइंट्स हम कर चुके हैं, तो सारे 14 पॉइंट्स रिवाइज कर ज़रूर कल का नेक्स्ट डे का लेक्चर देखिएगा, राइट। So see you in the next lecture with further points of Caro. Till then, please take care of yourself. See you tomorrow in the next lecture with the remaining points of Caro. Bye. Take care. Good night.